बनता है और काफ़ी समय तक बनता है। तो वो जो वीज़ा होता है इसके अंदर मल्टीपल एंट्रीज़ होती हैं जो आपके पेरेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया जो स्टैंडर्ड विज़िटिंग वीज़ा है उसके अंदर हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो इस वाली वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे सवाल भी किया है कि क्या हम अपने पेरेंट्स को यहाँ पे लेके आ सकते हैं? क्या वो हमारे साथ यहाँ पे परमानेंटली रह सकते हैं? तो इन्हीं सारी चीज़ों का इस वाली वीडियो में हम लोग जवाब देंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे कि क्या आप अपने पेरेंट्स को यहाँ पे लेके आ सकते हैं? क्या वो आपके साथ परमानेंटली रह सकते हैं? तो उसका एक सीधा-सीधा जवाब है कि हाँ, आप अपने पेरेंट्स को यहाँ पे लेके आ सकते हैं और आपके जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पे परमानेंटली रह सकते हैं। पर जितना आसान मैंने आपको ये जवाब दिया है, उतना आसान ये है नहीं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे क्राइटेरियाज़ हैं जो कि आपको फुलफ़िल करने पड़ेंगे। उसी के बाद आपके जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं और परमानेंटली आपके साथ रह सकते हैं। तो उन्हीं सारे क्राइटेरियाज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर वो क्राइटेरियाज़ अगर आप फुलफ़िल नहीं कर पाते हो, तो और कौन-कौन से ऑप्शंस हैं जिससे कि आपके पेरेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं और आपके साथ रह सकते हैं। तो उन उन सारी चीज़ों के बारे में भी इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो है इसको प्लीज़ आप लास्ट तक देखना और इसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने जो आपके पेरेंट्स के जो वीज़ा हैं उसके बारे में आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो ये वीज़ा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस वीज़ा को हम लोग बोलते हैं एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव वीज़ा। जो ये एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव वीज़ा होता है ये खाली आपके पेरेंट्स के लिए ही नहीं, बाकी कोई भी जो आपका रिलेटिव है जो एडल्ट हैं वो यहाँ पे आपके साथ आ सकते हैं और आपको आपके साथ यहाँ पे परमानेंटली रह सकते हैं, अगर आप उन क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल करते हो तो। आपके साथ आपके पेरेंट्स ही नहीं, बाकी जो आपके रिलेटिव हैं, एडल्ट रिलेटिव हैं, वो भी आपके साथ रह सकते हैं। तो वो क्राइटेरियाज़ क्या-क्या हैं? तो इस क्राइटेरिया के अंदर टोटल हम लोग जो मेनली जो 4 पॉइंट होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी जो मैं जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, जो कि जो गवर्नमेंट साइट है यूके की जहाँ से मुझे मिली है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और आप लोग वहाँ से अच्छे से आप देख सकते हैं और जो क्राइटेरियाज़ हैं वहाँ पे इन रिटन दिया हुआ है और बाकी और भी काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो भी ये वीज़ा के बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, अगर आप ये वीज़ा अगर अप्लाई करने वाले हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक सॉलिसिटर हायर करें और उसी के थ्रू जो अपना प्रोसेस है, ये सारा करवाएँ। प्लीज़ आप अपनी तरफ से एप्लीकेशन ना भरें और अपनी तरफ से इस चीज़ को प्रोसीड ना करें, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट वीज़ा होता है और इसके अंदर जो चांसेस होते हैं, वो काफ़ी कम होते हैं। इसके अंदर जो क्राइटेरियाज़ हैं, वो काफ़ी हार्ड हैं, वो आप मीट नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ आपके जो फेलियर के जो चांसेस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो एक अच्छा सॉलिसिटर आप हायर करें, उसी के बाद अपनी जो एप्लीकेशन है, वो प्रोसीड करें। अगर आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड करते हैं और अगर आपकी एप्लीकेशन आप खुद से कर रहे हैं और अगर वो फेल हो जाती है तो उसके काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे क्राइटेरियाज़ के बारे में। तो टोटल 4 क्राइटेरियाज़ हैं। जैसे कि अगर आप अपने पेरेंट्स को यहाँ पे बुलाना चाहते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो आपके पेरेंट्स हैं इंडिया के अंदर हैं, वो खुद की सेल्फ केयर नहीं कर पा रहे हैं। सेल्फ केयर का मतलब होता है फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली किसी भी तरीके से। जैसे कि अगर आपके जो माता-पिता हैं, भगवान ना करे, किसी के भी कोई माता-पिता हैं जो सक्षम नहीं हैं अपनी केयर करने के लिए, केयर इन द सेंस कि वो खाने-पीने का खाना-पीना है वो भी खुद से नहीं कर पाते हैं, जो कपड़े पहनने हैं वो भी खुद से नहीं कर पाते हैं, जो कि टोटली किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। आप समझ रहे हो कि फिज़िकली आपके जो माता-पिता हैं, किसी के भी जो माता-पिता हैं, वो इतने सक्षम नहीं हैं कि वो जो डेली जो एक्टिविटीज़ है, डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, डेली लिविंग एक्टिविटीज़ हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। उनको करने के लिए किसी की हेल्प चाहिए, जो भी अपनी डेली एक्टिविटीज़ है उनको करने के लिए, तो वो सक्षम नहीं है फिज़िकल एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो एक पॉइंट तो ये हो गया है। दूसरी चीज़, आपके माता-पिता या फिर किसी के माता-पिता अगर किसी डिज़ीज़ कंडीशन से या फिर किसी भी मेडिकल कंडीशन से अगर वो सफ़र कर रहे हैं, पर उसकी जो इलाज है जो कि आपकी कंट्री में नहीं है, तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि या फिर इंडिया या फिर जो भी अदर कंट्रीज़ हैं कि ऐसा कोई भी किसी भी डिज़ीज़ का जो क्योर है वो वहाँ पे नहीं है या फिर जो भी मेडिकल इक्विपमेंट है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, खाली यूके में ही है। तो ये भी काफ़ी हार्ड पड़ जाता है आपको प्रूव करना कि नहीं, हमारे यहाँ पे इस डिज़ीज़ कंडीशन को क्योर करने के लिए या फिर इस मेडिकल कंडीशन को क्योर करने के लिए हमारे पास टोटल हमारी इस कंट्री के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, इसलिए हमें यहाँ यूके में आना पड़ रहा है इस ट्रीटमेंट को लेने के लिए, क्योंकि हर मेडिकल इक्विपमेंट और जो भी मेडिसिन्स हैं वो अपनी कंट्रीज़ में भी अवेलेबल होती हैं। तो एक कंडीशन ये होती है कि अगर आपके जो पेरेंट्स हैं या फिर किसी के जो पेरेंट्स हैं वो ऐसी मेडिसिन से सफ़र कर रहे हैं जो जिसका जो इलाज है या फिर जिसका जो क्योर है वो आपकी होम कंट्री में नहीं है, उसके लिए वो यहाँ पे आ रहे हैं। उसके अंदर एक पॉइंट और ऐड होता है कि जो भी मेडिकल कंडीशन है या फिर जिस चीज़ से वो सफ़र कर रहे हैं या फिर कुछ भी जैसी चीज़ें हैं जो कि आपकी कंट्री में अफोर्डेबल नहीं हैं और वो यहाँ पे आके आप उनका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं क्योंकि आप यहाँ पे कमा रहे हैं और आप उसको यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं। तो जो कि मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप इंडिया के अंदर भी जो कंडीशन है उसको आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो एज़ कम्पेयर टू इंडिया थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये भी प्रूव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि आप इंडिया में उस चीज़ को क्यों अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका जो पहला पॉइंट है वो आपका ये है कि आपके जो माता-पिता हैं या किसी के जो माता-पिता हैं वो
ऐसी कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन से ग्रसित हैं कि जो कि अपनी नॉर्मल जो केयर है वो नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़ आती है कि जो आपकी मेडिकल कंडीशन आपके पेरेंट्स की वो ऐसी है कि उनको जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे आके लेना पड़ रहा है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है और वहाँ पे अफोर्डेबल नहीं है। ठीक है? 2 पॉइंट आपके यहाँ पे हो गए हैं। जो आपका तीसरा पॉइंट आता है वो ये आता है कि जिसके ऊपर वो यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो आप उनको स्पॉन्सर करेंगे। स्पॉन्सर का मतलब होता है कि जब आपके जो पेरेंट्स आएँगे, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। जो उनका अकोमोडेशन होगा, उनका खाने-पीने का खर्चा होगा, ये आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आप उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं। जो आपका क्या आप उनको यहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हो, जो आपकी ग्रोसरीज़ है, टोटल मिला के जितना भी आपका एक्सपेंस है, क्या आप ये सारी चीज़ें अफ़ोर्ड कर सकते हो उनको यहाँ पे बुलाना? और 5 साल तक आपको कोई भी गवर्नमेंट फंड है, जो भी यहाँ पे जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, आपको उनसे कुछ भी हेल्प नहीं लेनी है। टोटली आप उनको अपने ऊपर बुला रहे हो, क्योंकि आप उनके स्पॉन्सर हो। तो आपको टोटल जो उनका जितना भी खर्चा है, वो आपको ही यहाँ पे उठाना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट ये है। चौथा पॉइंट ये है कि आप 18 ईयर्स से अबव आपकी एज है, जो कि हर कोई इस वाले सिर्फ़ एक यही क्राइटेरिया है जो कि सबसे ईज़ी है और आप जो कि ज़्यादातर लोग इसको मीट करते हैं। बाकी जो 3 क्राइटेरियाज़ हैं, जिसके अंदर आपका जो थर्ड क्राइटेरिया है, जैसे मैंने आपको बताया कि उनको स्पॉन्सर कर सकते हो कि नहीं, आप उनको अकोमोडेट कर सकते हो या नहीं, तो वो क्राइटेरिया भी काफ़ी ईज़ी है। पर जो आपके फर्स्ट 2 क्राइटेरियाज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। वो खाली आपके बोलने से ही नहीं होगा। अगर आप इन चीज़ों के लिए अप्लाई करते हो, अगर आप सॉलिसिटर हायर करते हो, तो आपको सारी चीज़ें आपको इन एविडेंस दिखानी पड़ेगी। अगर आपकी कोई जो पेरेंट्स हैं, उनकी कोई मेडिकल कंडीशन है, तो आपको उनकी जो मेडिकल कंडीशन है, उनका प्रूफ़ दिखाना पड़ेगा। उनका आपको ये प्रूफ़ भी दिखाना पड़ेगा कि आप यहाँ पे हैं और आपके जो पेरेंट्स हैं, वो वहाँ पे हैं, तो वो किस तरीके से उन चीज़ों को अफ़ेक्ट कर रहा है, कैसे उनके आपके जो पेरेंट्स की जो केयर है, उसके अंदर अफ़ेक्ट कर रहा है। तो जितने भी प्रूफ़ हैं, आपको ये सारे के सारे आपको इकट्ठे करने हैं। उसी के बाद आपको सॉलिसिटर हायर करना है और ये सारी चीज़ें करनी है। तो जिसको अगर आपको जेन्युइनली अगर आपको अपने पेरेंट्स को यहाँ पे बुलाना है, या फिर आपकी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि आपकी जितनी क्राइटेरियाज़ हैं वो मीट कर रही हैं, तो मेरी एक सलाह है कि सॉलिसिटर हायर करने से पहले आप पहले अपनी प्री प्रिपरेशन कर लें। जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, जितनी भी एविडेंसेस हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप कर लें, ताकि जब आप सॉलिसिटर को आप हायर करें तो आप उनको ये सारी चीज़ें दिखा सकें। फिर जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो भी आपकी हेल्प करेंगे। वो आपको बताएँगे कि आप ये चीज़ें और लेके आएँ, जो भी एविडेंसेस हैं ये आप लेके आएँ। उसके बाद ही आपकी जो एप्लीकेशन है वो आगे प्रोसीड होगी। ठीक है? तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो आपका जो परमानेंट वीज़ा है आपके पेरेंट्स के लिए, वो कितना मुश्किल है यहाँ पे। अब आपको मैं दूसरा ऑप्शन बताता हूँ कि जिस तरीके से कि आपके पेरेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं और कैसे आप उनको यहाँ पे बुला सकते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला आता है आपका स्टैंडर्ड विजिटिंग वीज़ा। जो स्टैंडर्ड विजिटिंग वीज़ा है, उसके अंदर जो आपके पेरेंट्स हैं वो सिंगल टाइम यहाँ पे विजिट कर सकते हैं एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। तो आपके पेरेंट्स हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। जो विजिटिंग वीज़ा होता है वो 6 मंथ्स का होता है। तो आपके पेरेंट्स को आप यहाँ पे बुला सकते हैं 6 महीने के लिए। बाकी आप ही उनको स्पॉन्सर करेंगे, आपका वो यहाँ पे आके। उसके अंदर भी थोड़ा खर्चा होता है, इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। जो वीज़ा होता है वो अंडर 100 पाउंड्स ही होता है। तो इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो लगभग 10,000 से नीचे ही जो वीज़ा होता है वो होता है। उसके बाद कुछ फ़्लाइट टिकट्स होती हैं, जो कि अदर जो दूसरा खर्चा है वो ये है। तीसरा है आपका जो आप यहाँ पे आते हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, कि जैसे कि आपके पेरेंट्स यहाँ पे 6 मंथ्स के लिए आ रहे हैं और बाई चांस वो बीमार हो जाते हैं या फिर कुछ भी ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है, तो उनका आपको कुछ इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, जो कि थोड़ा महंगा होता है। वो अंडर 50,000 आपको पड़ जाता है आपका टोटल 4 मंथ का। पर उसके बाद आपकी जो पेरेंट्स हैं उनकी जो मेडिकल कंडीशन है उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। उनकी क्या क्या एज है वो उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो थोड़े हायर एज हैं या फिर ओल्डर एडल्ट्स हैं, तो उसका जो इंश्योरेंस कॉस्ट होगा, उनका जो इंश्योरेंस कॉस्ट होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर वो किसी क्रोनिक डिजीज़ से अगर सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि कोई डायबिटीज़ हो गया या फिर सीओपीडी हो गया, कुछ भी चीज़ें हो गई, तो उसके हिसाब से वो जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो थोड़ा हाई हो जाता है। ठीक है? तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप उनको यहाँ पे स्टैंडर्ड विजिटिंग वीज़ा पे बुलाते हैं। उसके लिए आपके पास पीआर होना कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे साथ काफ़ी सारी नर्सेज़ हैं जो यहाँ पे हैं टियर 2 वीज़ा पे। उनके काफ़ी पेरेंट्स हैं जो कि यहाँ पे आते हैं, 6 मंथ्स यहाँ पे विजिट करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। पर ये सिंगल टाइम विजिट है। अगर जैसे कि आपके पेरेंट्स यहाँ पे आते हैं, अगर वो 6 महीने नहीं रहते हैं और उससे पहले ही चले जाते हैं, तो जब वो दोबारा आएँगे तो उनको दोबारा से आपको दोबारा से उनके लिए एक वीज़ा अप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है? तो ये सिंगल टाइम एंट्री वीज़ा होता है, जो आपका ये स्टैंडर्ड विजिटिंग वीज़ा है। उसके बाद आता है आपका मल्टीपल विजिटिंग वीज़ा, जो कि आपका 2 साल के लिए बनता है और काफ़ी समय तक बनता है। तो वो जो वीज़ा होता है, इसके अंदर मल्टीपल एंट्रीज़ होती हैं। जो आपके पेरेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो स्टैंडर्ड विजिटिंग वीज़ा है उसके अंदर खाली आपकी सिंगल एंट्री होगी। पर इसके अंदर ऐसा नहीं है। आपके जो पेरेंट्स हैं वो हर साल आपके पास आ सकते हैं। वो टाइम ड्यूरेशन होता है और जो वीज़ा होता है वो भी अलग-अलग टाइप का होता है। उसके अंदर भी आपके जो, जैसे मैंने आपको बताया, जो स्टैंडर्ड विजिटिंग वीज़ा है उसका जो खर्चा है वो आपका टोटल 100 पाउंड से कम ही आपका आएगा, तो मतलब 10,000 से कम ही आएगा। वैसे ही जो आपके मल्टीपल विजिटिंग वीज़ाज़ हैं, उसके अंदर आपके ईयर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके हिसाब से उनका कॉस्ट होता है। वो भी आएगा मल्टीपल विजिटिंग वीज़ा का, वो भी ज़्यादा नहीं होता है। तो आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं कि आपके पेरेंट्स हर साल आपके पास आएँ, 6 महीने रहें, उसके बाद आप चले जाएँ।
तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो आपके पास खाली यही ऑप्शन है। और जो ये चीज़ें हैं गवर्नमेंट जो पेरेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे होते हैं कि उनकी मेडिकल कंडीशन नहीं है, पर फिर भी वो फिज़िकली और मेंटली और इमोशनली आपसे इतने ज़्यादा टच में है कि वो आपके जो पेरेंट्स हैं, अगर आप सिंगल चाइल्ड हैं, तो वो वहाँ पे रह नहीं सकते हैं, उनको यहाँ पे आना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए जो यहाँ की गवर्नमेंट है, ये काफ़ी स्ट्रिक्ट है इन चीज़ों के लिए कि आप उनको नहीं बुला सकते हैं। अगर वो क्राइटेरियाज़ अगर आप मीट करते हैं, तभी आप यहाँ पे बुला सकते हैं। पर मेरा मानना ये है कि अगर आप सिंगल चाइल्ड हैं, अगर आप अपने माता-पिता को यहाँ पे बुला के या परमानेंटली अगर आप आपके साथ रख सकते हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। पर मैं आपको एक सलाह ये भी देना चाहूँगा कि जैसे कि आप ये चीज़ लगा के चलें, जब आप यहाँ पे आते हैं, तो आपके जो पेरेंट्स की जो एज है वो कम से कम 40 से 50 के बीच में होगी, या फिर 50 टू 60, 60 टू 70 के बीच में होगी। अगर हम लोग एक ब्रैकेट लेके चलते हैं 40 टू 70 के बीच में, राइट? पर आपके पेरेंट्स ने जो आप उनकी जो मैक्सिमम जो लाइफ है वो अपनी होम कंट्री में बिताई है, तो अगर आप उनको यहाँ पे बुलाते हैं, अपने साथ रखते हैं, अपने साथ यहाँ पे यूके के अंदर रखते हैं, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा यहाँ पे एडजस्ट करना, क्योंकि वो जो उनका जो कल्चर है, ये सारी चीज़ें हैं, वो यहाँ पे आके एकदम चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे जो वेदर है वो भी थोड़ा डिप्रेसिव है। तो हम लोगों का जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो भी हम लोग यहाँ पे काम करने के लिए आ रहे हैं, हम एक एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, हमारे जो इंग्लिश टेस्ट है वो दे के आ रहे हैं। अगर आपके पेरेंट्स की इंग्लिश अच्छी है, या फिर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो भी मिडिल क्लास के भी हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के भी हैं, तो उनके जो पेरेंट्स की जो स्पीकिंग स्किल्स हैं, या फिर जो इंग्लिश स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो इतनी अच्छी नहीं हैं, तो उनको यहाँ पे आके काफ़ी लोनलीनेस फ़ील होगा। देखो, मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ कि किसी की इंग्लिश अच्छी है या नहीं है, पर मैं जो रियलिटी है वो आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जब यहाँ पे वो आएँगे, तो उनके लिए एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप आपके पेरेंट्स को यहाँ पे ले के भी आ जाओगे, तो भी वो एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो सबसे अच्छा यही है कि जहाँ पे आपके पेरेंट्स जहाँ पे खुश हैं, आप उनको वहाँ पे रखें। और मेरे हिसाब से वो अपने देश में ही खुश हैं। उनकी जो मैक्सिमम जो उनकी एज है, जो उनका जो टाइम है, वो अपने देश में ही बीता है। आस-पास के जो लोग हैं, उनसे वो घुल-मिल चुके हैं। तो सबसे अच्छा वही है कि वो वहाँ पे रहें, और सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास यही है। बाकी जो ऑप्शंस है जिसके थ्रू आप उनको यहाँ पे बुला सकते हैं, वो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आपको समझ में आ गया होगा कि जो एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव जो वीज़ा होता है, वो क्या होता है, उसके क्या-क्या क्राइटेरियाज़ होते हैं, और कैसे आप अपने पेरेंट्स को यहाँ पे बुला सकते हैं। तो बस इतना ही था इस वाली वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया। धन्यवाद।